ट्वेल्थ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करें। तो जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं उनको ये भी नहीं पता है कि अभी उन्हें कौन सी बुक स्टडी करनी है या कौन सी बुक ज़्यादा सूटेबल है। इसके साथ साथ हम लोग फुल सिलेबस को डिस्कस करेंगे विद उसके मार्क्स कंट्रीब्यूशन के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है 2023 टू 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो अभी तक आप लोगों ने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो काफ़ी इजी थी स्टूडेंट्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने स्टडी की थी। तो क्लास 12th में काफ़ी डिफरेंट इकोनॉमिक्स है। तो इसके अंदर टोटल 2 बुक है स्टूडेंट्स। तो पहली बुक आप लोगों को जो पढ़नी है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। तो आप लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बुक को खरीदेंगे और उसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली किताब का नाम समष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरी किताब का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। तो आई होप आप लोगों को बुक्स नेम समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी बुक स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट, हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से चैप्टर को समझते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर को स्टडी करना है। तो जो बुक नंबर 1 है समष्टि अर्थशास्त्र, उसके अंदर टोटल 5 यूनिट है। तो जो फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स वो है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 23 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब जानेंगे कि इस किताब जो बुक का नाम है उसका क्या मतलब है। राष्ट्रीय आय, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसके अंदर आप लोग इसके बेसिक कंसेप्ट यानी मूल अवधारणाओं को समझेंगे। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, यानी ये वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें खरीद करके या जिनकी सेवा लेकर के हमें सेटिस्फेक्शन मिलती। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होने चाहिए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद पूंजीगत वस्तु आती है जिन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग नोट डाउन करेंगे चैप्टर नंबर 1 डाल के राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय के इस चैप्टर के अंदर आप लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। अंतिम वस्तुओं को हम लोग समझेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होती है। मध्यवर्ती वस्तु को हम लोग समझेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में स्टॉक और प्रवाह को समझा जाएगा, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है स्टूडेंट्स सकल निवेश और मूल्यह्रास। अब हम मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो मूल्यह्रास को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में याद नहीं रहते, तो आप लोग उससे इंग्लिश की हेल्प से याद करेंगे। अब मूल्यह्रास का मतलब क्या है? सामान्य टूट-फूट मरम्मत। जैसे कोई फ़ैन है स्टूडेंट्स, कोई पंखा है, उसको मैंने 3000 का लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि आज से 6 से 7 महीने बाद वो 3000 का ही बिकेगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो फ़ैन चला होगा, उसके पार्ट्स यूज़ हुए होंगे, वो यूज़ में आया होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूल्यह्रास कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी चैप्टर के अंदर नेशनल इनकम के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह स्टडी करना है, जो 2 क्षेत्रीय मॉडल में स्टडी किया जाएगा। वैसे स्टूडेंट ये टोटल 4 क्षेत्रीय मॉडल का होता है, लेकिन क्लास 12 में इतना सिलेबस नहीं है। तो जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो हमें टोटल 2 क्षेत्रीय मॉडल में स्टडी करना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे। इसके बाद आपको नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, जो एग्ज़ाम में 4 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो नेशनल इनकम को आप याद रखेंगे। निकालने के 3 मेथड हैं, जिसे हम मूल्य वृद्धि, और मूल्य वृद्धि को ही हम लोग उत्पाद विधि कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे। इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, प्रोडक्ट मेथड। एंड देन दूसरा वाला क्या है? व्यय विधि है, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे। और तीसरे वाला आय विधि यानी इनकम मेथड है। तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के टोटल 3 विधियां हैं। पहला मूल्य वृद्धि, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद विधि भी कहते हैं। दूसरा व्यय विधि है और तीसरा आय विधि है। इन सब पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स को कवर अप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेशनल इनकम से यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट है। जैसे हम जीएनपी फाइंड आउट करना सीखेंगे, एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी।
हो सकता है कि अभी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन स्टूडेंट जब तक आप लोगों को टॉपिक ही नहीं पता होगा, आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को समझें कि आपको कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, कौन कौन से चैप्टर में पढ़ने हैं। तो जो जीएनपी है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, एनएनपी क्या है, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद है, जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, निव्वल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। और इसे भी हम दो लागत पर फाइंड आउट करना सीखेंगे, पहला मार्केट और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पर। आप याद रखेंगे मार्केट कॉस्ट पर और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पर, यानी बाजार कीमत पर और कारक लागत पर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी आता है। तो आप लोग याद रखेंगे 2 टाइप्स की टोटल जीडीपी है, पहला वास्तविक जीडीपी और दूसरा मौद्रिक। अगर कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम का है, उसकी इकोनॉमिक्स इंग्लिश, तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि वास्तविक जीडीपी को हम रियल जीडीपी कहते हैं और मौद्रिक जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में आप लोगों को जीडीपी तथा उसके कल्याण को पढ़ना होगा। अब ये कल्याण क्या है, बेसिकली जीडीपी के आपको फ़ायदे बताने होंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आई होप चैप्टर नंबर 1 आपको समझ में आया होगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे 3 से 4 मार्क्स के, और इसके अंदर आय का चक्रीय प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। यह आपके मार्क्स में 5 से 6 मार्क्स को कवर अप करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट 2 शुरू होती है, इसके अंदर आप लोग मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर को समझेंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 और 4। तो स्टार्ट करते हैं मुद्रा और बैंकिंग। तो चैप्टर में आप लोग सबसे पहले मुद्रा का मतलब जानेंगे कि मनी का मतलब क्या है, और मुद्रा की सप्लाई यानी मनी की सप्लाई को समझेंगे। अब वो किस तरह समझेंगे कि जनता के पास नकद यानी जनता के पास कैश को, और वाणिज्यिक बैंक। अभी वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं स्टूडेंट, जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब क्या है, वाणिज्यिक बैंक है, जो किसके बैंक है, आम जनता के बैंक। और उनके पास शुद्ध मांग जमा है, यानी हम डिपॉजिट को समझेंगे, मांग जमाओं को समझेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके बाद वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सर्जन। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप लोग क्या समझेंगे कि एक बैंक के द्वारा किस तरह मनी को डबल कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है मुद्रा का सर्जन। सर्जन का मतलब क्या होता है, क्रिएट होना यानी बनना। तो किस तरह वाणिज्यिक बैंक जो है वो मनी क्रिएशन करेगा, मनी को बढ़ाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे हमारा बैंक जो होता है वो वाणिज्यिक बैंक है, और जो वाणिज्यिक बैंकों का भी बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक के कार्य को समझेंगे, भारतीय रिजर्व। तो आप याद रखेंगे जहाँ भी इस चैप्टर में केंद्रीय बैंक आएगा वो आरबीआई है। अब आरबीआई कौन सा बैंक है, बैंकों का भी बैंक है। अब हमारा बैंक कौन सा है स्टूडेंट्स, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्य बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो जिसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, नोट जारी करने का अधिकार होता है, हम उसे समझेंगे। इसके बाद सरकार का बैंक होता है जो गवर्नमेंट का बैंक है। इसके पास बैंकों का बैंक होता है, जैसे एसबीआई का भी बैंक आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद हम साका नियंत्रण करेंगे कि किस तरह मनी को कंट्रोल किया जाएगा, अगर मार्केट में ज़्यादा मनी है, कम मनी है, तो किस तरह से रोका जाएगा। तो काफ़ी सारे टॉपिक आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बेसिकली बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे देखते हैं यूनिट 3 में आप लोग स्टूडेंट्स आय तथा रोजगार का निर्धारण समझेंगे। तो उसमें भी सबसे पहले आप लोग मांग को समझेंगे, समग्र मांग को समझेंगे और उसके घटक को समझेंगे। इसमें काफ़ी सारे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। उपभोग प्रवृत्ति को समझेंगे आप, कंजप्शन कि उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, और बचत प्रवृत्ति। अब बचत को हम सेविंग कहते हैं। आप इसको स्टडी करेंगे औसत तथा सीमांत में, एवरेज और मार्जिनल में। इसके बाद आप लोग अल्पकालीन संतुलन उत्पाद को समझेंगे डायग्रामेटिकली, जिसमें आपको डायग्राम बनाने को
दे दिया जाता है। निवेश गुणांक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है और किस तरह उसको ही काफ़ी टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, यानी उसको ही डबल कर दिया जाएगा और उसके क्रियाविधि को समझेंगे। तो निवेश गुणांक और उसकी क्रियाविधि इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग नोट डाउन करेंगे, सभी चैप्टर के आप लोग नेम लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे और उनके टॉपिक्स को लिखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप होते हैं। तो निवेश गुणांक वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो आप लोगों के एग्ज़ाम में 5 से 6 मार्क्स कवर अप करता है। इसके बाद आप लोग पूर्ण रोजगार समझेंगे और अनैच्छिक बेरोजगारी समझेंगे। इसको डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझाया जाएगा, उसके मतलब को समझाया जाएगा। इसके बाद आप लोग अधिक मांग और न्यून मांग, तो आप याद रखेंगे मांग टोटल 2 टाइप की होती है, एक अधिक मांग और एक न्यून मांग। अधिक मांग का मतलब क्या होगा, जब ज़्यादा डिमांड की जाएगी। न्यून मांग का मतलब क्या होगा, जब कम डिमांड की जाएगी। तो इन्हें हम ठीक करने की समस्या समझेंगे कि जब अधिक मांग होगी तो उसे किस तरह ठीक किया जाएगा और जब न्यून मांग होगी तो उसे किस तरह ठीक किया जाएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग यूनिट नंबर 3 डालेंगे और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन को समझेंगे कि किस तरह अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है तो उसे किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, जिस पे आप टोटल बैंक दर को स्टडी करेंगे, CRR को पढ़ेंगे यानी कैश रिजर्व रेशियो को पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो बैंक है वो अपने पास कैश को रिजर्व करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं। SLR को समझेंगे आप, रेपो दर को समझेंगे और जो रेपो दर है वही रिवर्स रेपो दर का अपोजिट है। उसके बाद आप लोग खुले बाजार की क्रियाएं समझेंगे कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या किया जाएगा और अगर कम पैसा आएगा तो क्या किया जाएगा। उसके बाद सीमांत आवश्यकता यानी ये इसी में एक टॉपिक है, खुले बाजार की क्रिया में ये एक टॉपिक है सीमांत आवश्यकता। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग राजकोषीय नीति, शस्त्र, कर तथा सरकारी व्यय में परिवर्तन को समझेंगे कि किस तरह सरकार के खर्चे में चेंजिंग आते हैं, उसकी क्या क्या नीतियाँ होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिट 3 तक। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट 4 शुरू होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। काफ़ी स्टूडेंट्स इसे वाइवा के लिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले आप लोग सरकारी बजट का अर्थ जानेंगे कि उसका क्या मतलब है और इसके साथ आप समझेंगे कि सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या टारगेट है और इसके घटक को आप लोग समझेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, सरकारी बजट 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक प्रेजेंट किया जाता है। आप याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इसके अंदर भी आप लोग क्या पढ़ेंगे, प्राप्तियों का वर्गीकरण। अब प्राप्तियों का मतलब क्या निकल के आ रहा है, प्राप्त करना, यानी वो तरीका जिससे सरकार को आय जो है वो प्राप्त होगी, जिसमें भी आप राजस्व प्राप्तियाँ समझेंगे, पूंजीगत प्राप्तियाँ समझेंगे कि इन दोनों तरीक़ों से सरकार को प्राप्त होगा, मिलेगा। और इसके बाद आप लोग व्यय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी किस तरह सरकार खर्च करेगी। इसमें भी आप लोग राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय को स्टडी करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसके बाद आप लोग स्टूडेंट सरकारी घाटे की माप। अब माप कौन कौन से हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, और उनके मतलब को भी जानेंगे। आप लोग याद रखेंगे ये सरकारी घाटे के माप है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, और उसके अर्थ को समझेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड देन लास्ट यूनिट है स्टूडेंट्स, यूनिट 5 भुगतान शेष, BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले आप लोग भुगतान शेष खाते का मतलब समझेंगे कि BOP का मतलब क्या होगा। इसके बाद इसके घटक को पढ़ेंगे, विदेशी विनिमय दर आएगी इसके अंदर स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर आप लोग स्थिर और नमी दर को समझेंगे। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है प्रबंधित तृतीय का अर्थ यानी मैनेज फ्लोटमेंट। इसके बाद आप लोग स्वतंत्र बाजार में विनिमय दर का निर्धारण समझेंगे
कि डॉलर के रेट कब बढ़ा दिए जाते हैं, कब घटा दिए जाते हैं, हमारी करेंसी कब स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी करेंसी कब वीक होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समष्टि अर्थशास्त्र 5 यूनिट आप लोगों को स्टडी करनी है और आपके एग्ज़ाम में दोनों ही बुक से हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरी बुक है स्टूडेंट्स भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो आपकी दूसरी बुक है। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को खंड बा यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों ने सब कुछ नोट डाउन किया होगा, क्योंकि सब कुछ आपके लिए न्यू है, आप लोगों को एक बारी में समझ में नहीं आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को दोबारा प्ले करना है और उसे समझना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर पाएँ कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आप याद रखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में टोटल 5 यूनिट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का सिलेबस समझाऊंगी।